अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले प्रोग्राम में मैंने अपने एक दोस्त को, मेहमान को दावत दी थी। उन्होंने तरकड़ी तोलमे अंदाज में, जो उनको समझ में आती थी बात, और जो उनकी एक्सपर्टीज़ थी, जिस शोबे में उनको वसूख हासिल था, उस हवाले से उन्होंने बात की। ह्यूमन राइट्स एक्टिविज़म उनका शोबा था और है, इसी तरह लॉ उनका शोबा था और है। तो आइनी लीगल जो पर्सपेक्टिव है या कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, उसके हवाले से उन्होंने बात की। और जाहिर है कि जब आप आइन और कानून की बात करते हैं तो ये आइन और कानून बोतल में अप्लाई नहीं किए जाते। ये खला में इनका कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होता। ये आइन और कानून तकाजा करते हैं, इन बिल्ट है ये बात इनके लिए कि ये किसी मुआशरे के अंदर होगी। ये सारी बात एक मुल्क होगा, कोई सोसाइटी होगी, कोई सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उसी के लिए आइन की और कानून की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप लीगैलिटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज़ की बात करते हैं तो उसमें सोशल और पॉलिटिकल सिनारियो आ जाए, दर आए, वो बिल्कुल उसके लिए कोई तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता। वो होता है, वो इन बिल्ट होता है। उसके बगैर, यानी किसी एक के बगैर दूसरे का तसव्वुर कोई नहीं है। किसी अगर मुल्क, मुआशरा का, सियासी प्लेटफार्म्स और सियासी बैकग्राउंड और सूरत हाल और समाजी अच्छाई या बुराई मौजूद नहीं है, तो आप लीगैलिटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों की बात वैसे ही नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने जब बात की तो उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो ग्लेयरिंग किस्म की एग्जांपल थी, वो जाहिर है कि जमात अहमदिया के आइनी हुकूक और जमात अहमदिया के ह्यूमन राइट्स और जमात अहमदिया के ऊपर आइनी अमेंडमेंट को क्रिमिनलाइज करके पेश करना और फिर उन क्रिमिनल लॉज की जालिमाना इम्प्लीमेंटेशन करना, और फिर उसके नतीजे में सोसाइटी का जजाम ज़दा हो जाना और मुआशरे को और पॉलिटिकल सिस्टम को, सोशल सिस्टम को बहैसियत मजमूई कोड़ पड़ जाना, वो सारी चीज़ें फिर आगे उसके शाखसाने थे और हैं। लिहाजा नागुज़ीर तौर पर फिर उन पर भी बात होगी। लिहाजा उन्होंने बात की। अच्छा, आम तौर पर अहबाब ने उसको सराहा और पसंद किया, हिम्मत की, जुर्रत की दाद दी, और वो कमेंट्स में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा भी है, तो दुरुस्त। लेकिन मुझे याद आया कि एक दफ़ा डिप्टी कमिश्नर झांके थे एक, उन्होंने अपनी पोस्टिंग के फ़ौरन बाद, चूँकि जमात अहमदिया रब्वा में हर साल डीसी को अप्लाई करती थी, और अब भी, कि हमारा जलसा आ रहा है या हमारा इज्तिमा है या हमारी ये गैदरिंग है जिसका कि आइनी हक है हर तबके को, तो उन्होंने अप्लाई किया। वो ज़रा ओपन माइंडेड थे और किसी झुकाव के बगैर उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो उन्होंने जनाब उसी वक्त कहा कि लो जी, ये केड़ी गल है, इजाज़त दे दी उन्होंने। जब इजाज़त दे दी तो उस वक्त फिर ईवान सदर और जो बड़े क्वार्टर्स और पावर के हेड क्वार्टर्स और इस्टेब्लिशमेंट के कॉरिडोर्स हैं, वहाँ जब घंटियाँ बजीं तो जाहिर है एक डीसी तो बेचारा एक ज़िले का ही होता है ना। तो जब सदर पाकिस्तान और उस लेवल पे मौलवी जाके चीखे ऐ की होया, तो उसने फ़ौरन वो कैंसिल की। तो उस ज़माने में मुझे याद है कि चौथे इमाम जमात अहमदिया का उसका खुतबा जैसे आता था, तो उन्होंने उस पर तबसरा करते हुए फरमाया कि झंग के जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर हैं वो एक शरीफ व नफ्स इंसान लगते हैं और सादा भी। उन्होंने इजाज़त तो दे दी, लेकिन ये पता नहीं था कि ये किन हालात में इजाज़त दे बैठे हैं। लिहाजा उनको फिर वो कैंसिल करना पड़ी। तो उस पर खलीफतुल मसीह राबे चौथे इमाम जमात अहमदिया मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला, उन्होंने फरमाया था कि बहरहाल आज़ सल्लम का ये तरीक़ था, सुन्नत थी कि जब बारिश का पहला कतरा
पढ़ता था लंबे इमसा के 12 के बाद, तो उसको अपनी ज़ुबान में मुबारक पढ़ लिया करते थे अल्लाह ताला के शुक्र के तौर पर। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अगरचे ये इजाज़त जो है ये अदल के भी पूरे तकाज़े नहीं करती, लेकिन बहरहाल चूँकि ये पहला कतरा है तो हम भी इसको वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस मफ़हूम की उस वक्त गुफ्तगू हुई थी। तो लिहाजा जब कोई बोलता है तो अगरचे वो बिल्कुल अभी ये उतनी आवाज़ नहीं है जितनी चाहिए, और जितनी खामोशी है 50-60 साल की, और जितनी शराफत ने गूंगेपन का पाकिस्तान में सबूत दिया है और फिर उसके नतायज भुगते हैं, वो एक तरफ है। लेकिन कहीं कहीं इस तरह की आवाज़ आ जाना ये एक अलग चीज़ है। उस पर हमारे एक दोस्त हैं बेल्जियम से, उन्होंने कल मुझे फ़ोन पे कहा कि मुझे भी अच्छी लगी उनकी गुफ्तगू, लेकिन मैं उनके बाज़ नतायज से इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये अभी मतलब जान जाती दिखाई देती है, तेरा आना नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो शायद ऐसा इम्कान मुझे नज़र नहीं आता। तो मैंने कहा जनाब ये जो हमारा प्लेटफार्म है इसमें ये नहीं है कि फ़लाँ साहब जो हैं वो इतनी किताबों के मुसन्निफ़ हैं या इतने आर्टिकल लिखते हैं या सरबराबुर्दा हैं और फ़लाँ हैं और फ़लाँ हैं। हम तो हर सोचने वाले, महसूस करने वाले और कज बहसी से पहलू तही करके किसी एकेडमिक ट्रूथ और एक जो समाजी या इल्मी या सियासी सच्चाई है उसकी कदर करने वाले बंदे के हम कदरदान हैं, और ये प्लेटफार्म सबके लिए खुला है। और बल्कि मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि आप सारे टीवी चैनल्स को देख लें, वो जब किसी मेहमान को दावत देते हैं तो पहले उसकी वो लिस्ट गिनवाते हैं। तो मुझे हंसी आती है कि इसका मतलब है कि ये जो 100-200 बंदा है, इसके अलावा बाकी दुनिया में सोचने वाला बंदा ही 25 करोड़ 24 करोड़ बंदों में कोई नहीं है। तो जिस सोसाइटी में आम आदमी सोचने वाला नहीं है, जिस सोसाइटी में आम आदमी का मसला ये चीज़ें नहीं हैं, और जब तक उसके पीछे प्रोफेसर डॉक्टर फ़लाँ और जनाब फ़लाँ न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ और फ़लाँ और चीफ रिपोर्टर ये टैग्स ना लगे हों, उस वक्त तक किसी पब्लिक मीडियम या किसी पब्लिक प्लेटफार्म पर किसी शरीफ आदमी, सोचने वाले आदमी को दावत नहीं दी जाती, उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी जाती। मेरे ये जो दोस्त हैं इनके साथ इस तरह का कोई टैग नहीं लगा हुआ। ये बिल्कुल किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया चैनल के चीफ एग्जेक्टिव नहीं हैं, इनकी कोई किताबें नहीं छपी हुई हैं, और इन्होंने कोई समाजी और सियासी मौज़ूआत पर आर्टिकल नहीं लिखे हुए हैं। लेकिन मैंने इनको बड़े शेर की कदर करते हुए भी देखा हुआ है, बड़े शायर की इज़्ज़त अफजाई करते हुए भी देखा हुआ है। मैंने इनको मामलात जो चल रहे होते हैं मुल्की या बैनुल अक़वामी, उन पे पैशनेट अंदाज से सोचते और महसूस करते हुए भी देखा है। और पिछले साल की बात है कि जब मैंने पिछले साल गालबन 2 साल पहले की बात है कि जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया, तो ये इस इनिशिएटिव को बैकअप करने के लिए ऑल द वे ड्राइव करके तो मुझे यहाँ मिलने आए, और वो जो पहले वाला स्टूडियो था वहाँ हमने कुछ वक्त भी गुजारा। मैं आज उनको उनकी ओपिनियन और इख्तलाफ राय समेत वेलकम करता हूँ। इनका नाम है फ़रीद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद साहब, आप हैं हमारे साथ लाइन पे? जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सके। तो अब आगे फरमाइए, बात चलती है तो आगे कुछ लाते हैं इसको इंशाल्लाह। आप एक तो आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी लाउड होगी, जितनी आपकी प्राइवेट टेलीफोन पे आप मुझसे आर्गूमेंट कर रहे थे तो उतनी तकरीबन आप रखेंगे, तो फिर हम माइक शेयर कर रहे हैं आपस में। तो दूसरा ये कि अब आप फरमाइए कि आपका यानी यासिर साहब के हवाले से क्या इनटेक है या आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बैरिस्टर यासिर लतीफ़ साहब जो हैं, इनकी बातें सुन के बहुत हैरान हुआ। ये मैं इस बात को अपनी को एक्सप्रेस किए बगैर नहीं रह सकता जी। तो मुझे इंतहाई खुशी हुई कि पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं जिस तरह की सोच यासिर साहब ने रखी हुई है। तो अल्लाह ताला इनके जहन को, इनकी इल्म को, इनकी
सच फहमी है उसको सच बढ़ाए। फहमी, अच्छा कहा और आपने, अल्लाह अच्छा, करे कि ठीक। अल्लाह ताला इनको सच जो नजर आ रहा है वो मजीद खुलता हुआ नजर आना शुरू हो जाए इनको। ठीक। तो वर्ष मुझे बहुत खुशी हुई उनके कमेंट सुन के। जो इख्तलाफ वाली बात थी वो सिर्फ ये थी कि जो यासर ने फरमाया कि जी जल्दी हमें लगता है कि चंद सालों में ये जो मामलात हैं वो हल होने वाले हैं। अच्छा। तो उस पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखता था। वैसे तो दिल की बात तो मेरी भी यही है कि कि ये जल्दी चंद हो जाए। साल क्या कि चंद हफ्तों में हो जाए काम ये। ठीक। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ठीक। लेकिन ये बज़ाहिर इतनी जल्दी होता नजर नहीं आता, क्योंकि बीमारियों की तरह, जिस तरह कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंसान को लग तो जल्दी जाती हैं लेकिन उनसे छुटकारा हासिल करते हुए बहुत देर लगती है। ठीक। और कौमों की के तराजू में जब हम बात करते हैं या कोई चीज कौमी तौर पे खराब हुई हो, उसको खराब होते हुए जब चंद साल लगते हैं तो उसको ठीक करते हुए चंद दहाइयां चाहिए होती हैं। ठीक। अब चंद दहाइयां जो है वो, अब चंद का लफ्ज भी ऐसा है कि 3 से लेके इसको आप बहुत ज्यादा लंबी खींच सकते हैं। तो अब अल्लाह करे कि जाहिर है, लंबा देखे ना ना, आए। देखे ना, दहाई का मतलब तो 10 साल होता है ना, तो चंद का मतलब आप हाँ जी। उसको 3 4 5 तक ही कह सकते हैं। उसके बाद तो फिर सदी की बारी आ जाएगी ना, फिर सदियों की बात हो जाएगी। 9 तक तो जा सकते हैं ना। हाँ, तो 90 अल्लाह ताला साल की तो इस्तेमाल 90 है। साल हाँ जी। ये अच्छा है कि आपने वो 90 साल मसले को 90 ही साल टाइम देना हाँ चाहते हैं जी। आप। जी जी। अच्छा। तो इसलिए क्योंकि 90 साल तो उन्होंने, सब 90 साल बाद तो उन्होंने हल किया था ना। अपने ख्याल तो में। मेरे अपने ख्याल में, हाँ जी। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि इसकी खराबी की एज भी इससे कम ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा तो बार नहीं होगी। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे उतनी कम हो जितनी यासर साहब सोच के बैठा। अच्छा, मेरा चूँकि मैंने अर्ज़ किया था ना कि आपको अपने इख्तलाफी पॉइंट ऑफ व्यू का पूरा हक है, लेकिन मैंने उनके साथ क्यों एग्री कर लिया था उस वक्त भी, और मैं अब भी एग्री करता हूँ। उसकी वजह मेरी तरफ से भी, मेरे एंड पे भी ये नहीं है कि कोई खुशफहमी में ज़िंदा रहना, बल्कि उनके 2 आर्गूमेंट ऐसे थे जिनकी वजह से मैं उसको सब्सक्राइब करता हूँ, उनकी ओपिनियन को। ठीक है। पहली बात ये कि उन्होंने ये कहा था, और वो पॉइंट वैलिड है, कि आईनी तौर पर भुट्टो साहब और उनकी असेंबली ने जो हरकत की और सेकंड अमेंडमेंट कर बैठे, वो एक अलग चीज़ है। उस सेकंड अमेंडमेंट होती है 74 में, और सेकंड अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि एज फार एज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, दिस हाउस बिलीव्स दैट फॉर द पर्पज ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन अहमदीज आर नॉट मुस्लिम। ठीक। अब ये जुबान बताती है कि बड़ा डर डर के उन्होंने पाँव रखा था इस कच्ची और गीली बन्नी के ऊपर, ऐसे चढ़ नहीं दौड़े थे, बड़ा डर डर के पाँव रखा था उन्होंने। ये फिक्रा बजाते खुद ही अपने ही मुखालफत में है। अब मतलब वही मेरी अपना मुजीबुर रहमान साहब एडवोकेट मरहूम होते थे जब, तो मैंने एक दफ़ा एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स की, तो उसमें मैंने जाना था। तो मैं जाने से पहले तैयारी करने के लिए ऐसे ही उनकी तरफ चला गया, वो अमीर थे पिंडी के। तो वहाँ दफ्तर में ही मेरी उनसे जब मुलाकात हुई, तो अभी तक मेरी एक डायरी में, छोटी सी डायरी थी जेब भी मेरी जेब में, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये नोट कर लो। मैंने कहा जी फरमाएं। उस वक्त मैं तो खैर लॉ के शायद पहले साल में था। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये फ़िक्रा क्या बता रहा है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन अहमदीज आर नॉट मुस्लिम्स। इसका लीगल तर्जमा करने बैठेंगे तो इसका मतलब है फॉर एनी अदर पर्पस दे आर वेरी मच मुस्लिम्स। हाँ जी, बोले इस्लामी तौर में भी कहा जा रहा है कि क्या इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम मुसलमान हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, आइन जो उनका यासिर साहब का आर्गूमेंट था वो ये था कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप होता है जिस तरह का भी, उसको बहुत से खौफ लाहक होते हैं। उन्होंने दुनिया को मुंह देना होता है, उन्होंने अपनी रियासत को इस ज़माने की मॉडर्न स्टेट के तौर पर लेके आगे चलना होता है। वो जो हरकत कर बैठे थे वो तो कर ही बैठे, लेकिन अगर उसके बाद उनका कहना यह था कि अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रिवेल कर जाता पाकिस्तान में, तो वो जो बाद में क्रिमिनलाइज किया गया और जालमाना आर्डिनेंस के ज़रिए वो शिकें ऐड की, ये करेगा तो 3 साल सज़ा, कलमा सलाम करेंगे तो इतनी सज़ा,
अगर ऐसे नज़र आएंगे, वो तो जाहिर है वो तो फिर पेंडोरा बॉक्स ही खुल गया ना, बिल्कुल। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि अगर वो डेमोक्रेसी प्रिवेल कर जाती, पॉलिटिकल सिस्टम डिरेल ना होता, तो वो ये अगली हरकतें नहीं हो सकनी थी। हाँ सही। इससे मैं समझता हूं कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ सेंस, नंबर वन। बिल्कुल ठीक है। दूसरा हिस्सा उनका ये था कि अब जब इसको अगर अनडू करने की बात की जाए, तो पहले स्टेप में सेकंड अमेंडमेंट को अब दोबारा कोई नहीं करेंगे इतनी जल्दी। वहाँ आपके वाली बात है कि वो जितने जुल्म करने पे टाइम लिया था, उतना ही टाइम उसको रेवोकेट करने पे लगेगा। लेकिन एट द फर्स्ट स्टेज कम अज़ कम वो जो जालमाना कवानीन हैं जिनकी कोई सेंस ही नहीं है, जैसे वो 1984 वाला आर्डिनेंस है जिसका उन्वान ही ये है कि इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस, ये उसका उन्वान है। और लॉ के बारे में ये कहा जाता है कि लॉ कभी भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता, या ग्रुप स्पेसिफिक नहीं या मतलब तबका स्पेसिफिक नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि एक कानून जो है वो शिया को कहा जाए कि शिया के लिए ये कानून है, दैट वुड नॉट बी ए लॉ। लॉ तो एक जनरल होता है, उसके नीचे जो आ जाएगा उस पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये ऑर्डिनेंस चूंकि जमात अहमदिया को टारगेट करके बनाए गए हैं, और ये कवानीन तो जो टारगेट करके बनाए गए हैं, और यही बात वो हमारी वोटर लिस्टों वाली है। जी जी। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि अगर देखें, अब आपकी ओपिनियन है, मैंने आपकी ओपिनियन को वेलकम भी किया है और उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं अपना आर्गुमेंट ओपिनियन है ना, उसको मैं बयान करने के लिए मैं आपसे करना चाह रहा था सर कि असल में इस चीज को दो तरफ इस्तेमाल किया गया, दो तरह से इस्तेमाल किया गया। ठीक। एक तो जब ज्यादा दौर में बाहर के मामला जब ये करते थे अपने, रशिया से मुखालफत करना, अमेरिका से दोस्ती, अफगानिस्तान से लड़ाई, तो ये सारे मामला जो थे, इनके बारे में हमारे जाहिल मुल्ला को चुप करवाना तब इस्तेमाल करते थे। और फिर जब अपने मुल्क के मामला थे उस वक्त अनपढ़ अवाम को चुप करवाने के लिए। अब इसमें दो धड़े साथ साथ चल रहे हैं हमारे पास पाकिस्तान में। मुश्किल ये है, एक हमारे पास जाहिल अवाम है, तो एक अनपढ़ अवाम है, दूसरी तरफ हमारे पास जाहिल मुल्ला है। मुल्ला बेशक पढ़ा लिखा है लेकिन वैसे जाहिल है, लेकिन अवाम तो है ही अनपढ़। नहीं, लेकिन दो चीजें फरीद साहब एक मसला है, वो ये है कि इस हद तक आपकी बात 100% दुरुस्त है कि उन्होंने उस जो रियल मसाइल थे उनसे पहलू तही करने के लिए और अपने जो मफादात थे, वेस्टेड इंटरेस्ट जिन्हें कहते हैं, उनको हासिल करने के लिए लोगों को इस इशू के पीछे लगा के, तो वो मतलब अपने जो करने थे वो काम करते रहे, अपना टेन्योर भी प्रोलॉन्ग किया, अपने मफादात भी लिए, और इवन मुल्क के लिए भी जो बुरे से बुरा हो सकता था वो उस ज़माने में उन्होंने कर लिया, और आज तक उन्हीं लाइनों पे चलते आ रहे हैं। लेकिन एक इशू जो है ना वो ये है कि मुल्लायत को और मुल्ला को एक हव्वे के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया, किस मकसद के लिए? अपने मफाद को हासिल करने के लिए, लोगों के पीछे लगाने के लिए। बिल्कुल। हाँ। ये मानते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। मेरा और आज दिन में मेरी यासिर साहब से भी बात हुई, हम दोनों का ये कहना है कि ये हवा घड़ा गया है। ये हवा अपनी ज़ात में इतना पोटेंशियल नहीं रखता कि ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सुपर इम्पोज कर सके। बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये मानते हैं आप? बिल्कुल मैं समझता हूँ। सवाल इतना सा है, मेरी दिन में बात हुई और आज नहीं, मेरा शुरू से मेरा ये स्टैंड है। मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की मुल्लायत जो है वो वहाँ के करता धरता या एस्टेब्लिशमेंट या अरबाब इख्तियार या वो जो बड़े घर से तगड़ी हो चुकी है और उनके वसों बाहर हो चुकी है, जी। तो पाकिस्तान तो इंतहाई वल्नरेबल हुआ, फिर इंडिया किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है फिर उसके बाद? हाँ, ये तो खैर अपने उनके वो एक अलग लंबा मजमून है। मतलब ये है कि बिल्कुल, और दूसरी दलील ये है कि आप ये सबसे बड़ी जो पिछले 5-6 सालों में आपने किसी ज़माने में मजलिस एहरार और एहरारी मुलवाने और ख़त्म नबूवत वाले, इनकी तो आप बातें सुनते आ रहे हैं ना, लेकिन ताज़ा तरीन तो ये है ना लब्बैकिये।
कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की चाबी के बगैर एक दफ़ा बाहर होने लगे थे, अगले दिन उसी दिन आपको पता है वो पूरा यानी सारे टीवी चैनल्स कह रहे थे ओ जी बाबा जी ने फड़ के ले गए जी, बाबा जी ने फड़ ले। सिर्फ रेंजर गई थी, आर्मी नहीं गई थी उस वक्त। बिल्कुल सही है। विद इन इस वन बारे डे में उन्होंने सेटल कर लिया था। इसका मतलब ये है कि ये जितनी मुलायत है ये एस्टेब्लिशमेंट की चाबी के बगैर हिल नहीं सकती अपनी जगह पे से। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, इस वजह से मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इस वजह से यासिर साहब का ये कहना था कि अब एस्टेब्लिशमेंट को चानन हो चुका है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये जो हरकत हम करने जा रहे हैं या करते चले आ रहे हैं। हाँ, एक बात है कि उनका बिक रहा है जी उनको तो कुछ नहीं कि सॉरी फरीद साहब, आपकी आवाज़ कट गई है। हाँ जी, अब आई बात। हाँ जी आ रही है। अब बात यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका तो माल बिक रहा है इस तरह ही। ठीक, उनको क्या पड़ी है कि किसी एक ग्रोह को वो इजी कर दें और इस रिस्क पे करें कि शायद उनका माल बिकना बंद हो जाए। हाँ खौफ ये तो है उनको। अब ये देखें ना, ये मैंने आपको एक आइडियल नुमाइंदा केस के तौर पर इसीलिए यानी ऑनलाइन साथ लिया है कि आम तौर पर हमारे अहबाब ये इसी रंग में सोचते हैं हाँ जी, कि अब ये जो लेकिन माल इसकी बिकने आगे वाली फिलॉसफी है ना वो अब नहीं बिक रहा। पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी को देख लें आप, जहां जहां से पैसे आते थे उन सारों की जो तरजीहात हैं वो चेंज हो चुकी हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये इश्यूज बेच के पैसे लाते रहे बाहर से और अपने आप को एक सतह से ऊपर इन्होंने अपने आप को कायम रखा। मगर दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। दुनिया में लोग अपने रिसोर्सेज की बुनियाद पर सरवाइव करते हैं। बिल्कुल सही है। इंडिया आपके सामने है, कितनी उसमें कठ मुल्लायत है। जो कहाँ से कहाँ जो पहुंचे हैं। मोदीइज्म की कठ मुल्लायत है उसके सामने हमारी मुल्लायत क्या बेचती है? कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने अपना इकोनॉमिक सिस्टम, अपने कॉरपोरेट सेक्टर को, अपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग को, और वो कल आती तो ये मीम्स ही हैं लेकिन ये फैक्ट है कि वो जो पाथियाँ होती हैं गाय के गोबर की, वो 25-25 का पैकेट जो है वो $12-12 में वहाँ बिक रहा था। इश्तिहार था किसी अमेजोन वगैरह डिलीवरी वाली कंपनी का। तो किसी ने कहा कि हमारा बासमती चावल जो है वो दुनिया में ब्लॉक हो गया है और इनका गोबर बिक रहा है। बिल्कुल। अब बताएं कि उन्होंने क्या किया कि वो जो अपना उनका सोचने का अंदाज है या अपनी कठमुलायत है उसका दायरा कार बाहर नहीं जाने दिया और अपने आप को दूसरी चीज़ों में, इकोनॉमी में, अपनी मईशत में, अपनी लाइक इंटरेक्शन में कौमों के साथ वो उसको मजबूत करते चले गए। और अपना ह्यूमन राइट जो अपना जो ह्यूमन स्टफ है उसको वो आप देख लें आईटी वगैरह में, इस तरह के शोबों में वो उनके लड़के और उनकी लड़कियां कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं। एजुकेशन में यहाँ पे मुझे दो शायद स्टूडेंट्स मिलेंगे पाकिस्तानी, आपको भी, और हाँ जी, 200 जो हैं वो दूसरे इंडियन मिलेंगे। 2500 हर साल बेल्जियम में आते हैं। तो अगला सवाल ये है कि जितने वो मिलते हैं वो सारे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर वापस जाते हैं अपने मुल्क में जी। कि उन्होंने मुल्क को रहने के काबिल बहरहाल रखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ जो एक दफ़ा अब तो वो आप सुनते हैं ना वो स्टडी वीज़े पे चल रहे हैं जी, वहाँ स्टडी वीज़े का वो भी एक यानी पाकिस्तान से जिंदा भाग की एक किस्म है। हाँ जी, तो ये जो हिस्से थे ये 50 साल थोड़े तो नहीं होते ना। हमारे बाहर बैठने के जो 50 साल थे ना सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम से, मैं अहमदियों की बात कर रहा हूँ, यही वो 50 साल थे जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के जितने शोबे और इंडिकेटर्स हैं वो उन सारे इंडिकेटर्स ने हर शोबे में ज़ीरो पे और यानी वो ऑन नहीं थे, वो ऑफ होते गए, नेगेटिव में, माइनस में। हाँ जी, इस वजह से अब एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता है कि अगर हमने बहसीयत रियासत सरवाइव करना है तो फिर ये मजबूरी है कि ये क्या हरकतें हैं। अभी इसके मैं लिए अगर आपका इख्तलाफ पूरा हो गया हो तो बताइए, अगर मजीद भी नहीं, आपका। इसके लिए मैं बस मैंने अपने तौर पे जब यासर साहब की बातें सुनी है जी जी तो मैंने इस पे बहुत गौर किया है। मेरे अच्छा। ज़हन में एक बी प्लान भी है उसके लिए भी जो यासर साहब की बात है वो पूरी हो सकती है, यकीन ठीक हो सकती है और अल्लाह करे कि वो पूरी जी
अल्लाह करे पूरी हो, जल्दी मैं आपसे उनका एड्रेस लेके उनको वहां जाके मिल के आऊँ। ठीक। अब बात यह है कि 1970 का चाइना, ठीक। 1940 का जर्मनी, हाँ जी, इन दोनों को देख लें। बिल्कुल ठीक। 1960 में जर्मनी कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ था, और 1990 में चाइना कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ। उसके अलावा इन दोनों को आप चाइना और जर्मनी को ज़रा दरमियान में देखें तो 60 और 40 को छोड़ दें और ये देखें कि हमारे जो 50s के 5 साला मंसूबे थे एम अहमद वाले, हाँ जी, उनको कोरिया लेके गया था अपने मुल्क में, और अब कोरिया कहाँ बैठा हुआ है। हाँ जी, आपको याद हो उस टाइम में जर्मनी ने भी पाकिस्तान से कर्जा लिया था, एग्जैक्टली ने भी कर्जा लिया था पाकिस्तान। बात यही है कि वो जो आपका असल कहानी इतनी सी है कि अब मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक ही चीज़ पे इसको हम आराम से सहूलत से वाइंड अप कर सकते हैं। वो ये है कि मैंने उस पर अलग से प्रोग्राम करना था। पिछले दिनों आतिफ मियाँ को डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने और बाकी सारे शरफा ने ऑनलाइन लिया हुआ था। एक अच्छा 1.5-2 घंटे की उनकी नशिस्त थी। मैंने वो सारी देखी। इत्तफाक से डॉक्टर साहब परवेज़ हूद भाई साहब से भी मेरा ताल्लुक़ था, और जो ऑडियंस में लोग बैठे थे वो भी अक्सर को मैं जानता था, उनसे याद अल्लाह थी। तो उसमें जब वो एंड हुआ, अभी ज़ाहिर है उस पर अलग से प्रोग्राम तो बाद में होगा, तो एक सवाल उन्होंने किया परवेज़ हूद भाई साहब ने, अच्छा आतिफ ऐसे करते हैं, आप कौन सा ओहदा लेते हैं वो लें और उसके बाद 1 2 3 बताएं कैसे ठीक करेंगे इस पाकिस्तान की सूरत हाल को। तो आतिफ मियाँ ने पिछला ज़ाहिर है घंटा डेढ़ इधर उधर से होके ही बात की, डायरेक्ट वो नहीं कर रहे थे, वो उनको पता है चीज़ों का, लेकिन वो जो नहीं करने वाली बातें वो नहीं की उन्होंने। जब उन्होंने ये कहा ना कि अच्छा आपको हम मतलब ओहदा दे देते हैं, फैसला करने का इख्तियार देते हैं, फ़र्ज़ किया, तो फिर आप कहाँ से शुरू करेंगे? क्या आपकी प्रायोरिटी में नंबर 1 क्या होगा, नंबर 2 क्या होगा, नंबर 3 क्या होगा? उस वक्त फिर ज़ाहिर है हर बंदे में वो बात होती है, एक लम्हा आता है कि जब आप चोट पड़ती है तो फिर बात करनी पड़ती है। तो आतिफ मियाँ उस वक्त पहले तो बड़े आराम से, तो फिर कुर्सी की टेक छोड़ के आगे होके तो कहते हैं अच्छा मुझे वैसे ओहदा नहीं चाहिए कोई, लेकिन अब आप सारे मुझे बताएं कि आप मुझे ओहदा दे सकते हैं। उन्होंने कहा क्या मतलब, नहीं नहीं नहीं, उस वक्त फिर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा आप ओहदा दे सकते हैं। यहाँ पे फिर आतिफ मियाँ की आवाज़ ऊंची हुई ज़रा, तो जाहिर है ये तो मुंह में घुंघनियाँ थी ना, कौन दे सकता। तो उन्होंने कहा आप मुझे ओहदा नहीं दे सकते, यहीं से शुरू करनी पड़ेगी आपको बात। मतलब इनबिल्ट है ना कि आप नुमाइंदा ऑडियंस बैठी हुई हैं, स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, स्कॉलर्स हैं, दानिश्वर हैं, प्रोफेसर्स हैं, और ये सारे मिलके, और इसी तरह का जो तबका है वो एक मेरा ओहदा नहीं ना मिल सका मुझे जो इन्होंने पीछे दिया था। इसका मतलब है कि आपने अपने मुल्क को कॉम्पिटेंट माइंड और कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी से बैन कर दिया है। बिल्कुल सही। नंबर 1, बाहर से वो नहीं आ सकते, जिनमें कॉम्पिटेंस है वो अगर अहमदी होंगे तो वो नहीं आ सकते। अच्छा, अब ये सिर्फ अहमदी होना जो है, ये जब ये जनरल बाजवा बने थे तो उस वक्त हुआ था कि ये अहमदी हैं, तो उस वक्त मंजूर चांडियो मेरे दोस्त थे, डान में अभी भी हैं, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ही एक मैंने किया था तो उसमें आके बात की थी। उन्होंने कहा था ये मैसेज क्या दे रहे हैं आपके जी जनरल बाजवा अहमदी हैं। जमात इस्लामी के ने इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त। उन्होंने कहा अगर ये हरकत करेंगे तो आप अहमदियों को क्या मैसेज दे रहे हैं इसमें, या आम अकलियत को क्या मैसेज दे रहे हैं। तो लिहाजा अब पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं होता तो फिर आप में भी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? दूसरा ऑप्शन आपके पास खुला है, आप अफ़गानिस्तान बन जाएं, चाइना आपको तस्लीम कर लेगा अपने बाज़ फैसले नाफिज करने के लिए और अपने मफादात की खातिर, लेकिन दुनिया फिर आपको तस्लीम नहीं करेगी। बिल्कुल सही। तो लिहाजा ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पाकिस्तान उस लेवल पे जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, बस इतनी सी बात है। पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन नहीं है, मफादात की खातिर या किसी भी वजह से। माजरत चाहता हूँ, मैं यासिर साहब को डिफेंड नहीं कर रहा,
वो गालिब ने कहा ना कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, हम्म, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। सही। तो नहीं, चूंकि यार साहब की मैं बात मुझे खुद बहुत ऐसा ही पसंद समझता आई हूँ है। तो इसलिए मैं गोया अब वो नहीं है तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ, फिर आपके आपसे मैं इख्तलाफ उनके बिहाफ पे कर रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन आदत जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट की और जो जो भी आगे आता है उसकी ये है कि सब कुछ लेना है और कुछ नहीं छोड़ना। इसी खींचातानी में उन्हें आज तक सब कुछ जाया कर दिया। बस फिर ये आपका जो फ़िक्रा है वो, मैं इस पे अपनी एक 2-3 साल पहले की पंजाबी में मैंने एक गज़ल कही थी, तो उसके दो शेर सुना देता हूँ और फिर इजाज़त लेते हैं आपसे भी और ऑडियंस से भी। जी जी। मैंने ये लिखा था, आपने कहा था ना सब कुछ लेना है और वो कुछ भी नहीं छोड़ना, तो उसमें और इसी था बात कि में सारा कुछ हाथ से जाता जी सब कुछ हाथ से जाता रहेगा, वो था कि 2-3 शेर मैं अर्ज़ कर है। देता हूँ अच्छा। ताकि उसमें वो बात परोई जाए जो मैं कहना चाह रहा था कि तेरे साईं सा लेने आ, तेरे पंजाबी साईं में सा तेरे लेने हैं। साईं सा लेने आ, यानी तेरे सांस के साथ सा लेने आ सी, हम्म, सा केड़े ने फा लेने आ। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान के साथ हमारी दूर बैठे हुए की अटैचमेंट भी तकरीबन ऐसी ही है कि तेरे साईं सा बिल्कुल लेने सही। आ, सा केड़े ने फा लेने आ, बिल्कुल सही। और इसलिए झोली खाली रह गई, इसलिए झोली खाली रह गई, ओ लेने आ लेने आ। हाँ लेने बिल्कुल सही। जी, इसलिए झोली खाली रह गई, ओ लेने आ लेने आ। और तीसरा जो था ना वो ये था कि भुख ते मर गई, हम्म, नांगी कज लो, जी। भुख ते मर गई नांगी कज लो, कणकां छड्ड कपा लेने आ। वाह। जी, तो वेरी गुड। अब ये कणक ते कपा दा रौला पै गया, और गल कोई नहीं है। जी जी, बस इसी खींचातानी में उन्होंने सारा कुछ जाया कर दिया। तो बहरहाल हाथ जनाब से जाता आपका शुक्रिया, आपने गौर से देखा भी और सुना भी और फिर अपना फीडबैक के साथ वक्त भी निकाला। और मैं तो बड़ी अहबाब से मेहरबानी भाई यही साहब। कहता हूँ कि ये प्लेटफार्म है वो मुख्तसर सा है जैसा भी है, लेकिन यहाँ पर जी। दोनों तरह की बातें हो रही होती हैं। अच्छा, एक मुझे इससे आपकी मौजूदगी में ही फ़ायदा उठाना था कि कल के कमेंट्स में किसी ने ये कहा हुआ था कि भट्टी साहब आप ज़रा कम बोलें, हम मेहमान को सुनना चाहते हैं। तो मैं उनको बताना हाँ चाहता हूँ कि मैं मेहमान फड़ के थोड़े वास्ते ही आंदा, मैनू कोई नहीं शो, मैं तो रोज़ बोलता हूँ। लेकिन मसला ये होता है कि चूँकि मेरे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, एक तो वो हम वीडियो लिंक पे नहीं है सामने बैठे हुए, दोनों, या मेरे साथ स्टूडियो में बंदा मौजूद नहीं है, तो बाज़ दफ़ा अगले की बात को हाईलाइट करने के लिए या उसको थोड़ा फैला के ज़्यादा वजाहत की खातिर मुझे यानी कही हुई बात को भी ज़्यादा बोलना पड़ जाता है, तो और इसलिए सामने बैठे हो तो उस वक्त एक और तरीका होता है, एक और बात का तरीका है कि आपको एग्जैक्टली एक दूसरे का स्टाइल नजर आ रहा है, उसकी बॉडी आपसे लैंग्वेज बात नज़र आ करने रही की होती है। तैयारी कर रहा है या नहीं। हाँ जी बिल्कुल हाँ सही। जी, तो वो एक और बात होती है। बिल्कुल सही बात है। तो चूंकि वो बंदा मौजूद नहीं होता तो इसलिए फिर मुझे इस पे भी आप माफ़ी रखिएगा। बाकी हम नहीं कोशिश नहीं, कर रहे नेक्स्ट हैं, टाइम अल्लाह इसमें ताला, बंदा मौजूद कर देंगे। जी अल्लाह ताला फजल करेगा और आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि वो यासिर साहब ने तो मुझे कल कहा है कि मैं कुछ अरसे के बाद मैं आता हूँ तो एक सीरीज़ यहाँ आपके स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड करते हैं जब नहीं आते हैं, तो ऐसे मौके आगे आ जाएंगे। लेकिन वही बात है लाजमी कि रहेंगे। 2-3 साल बैठे हैं, वो हमारी बात हो रही थी, मेरे रेडियो के जो स्टेशन डायरेक्टर हैं तो उन्होंने कहा, कहते हैं कि आपका और कोई कॉम्प्लीमेंट तो मुझे नहीं फौरी तौर पर सूझ रहा, लेकिन आप 3 साल से बैठे हो और 3 साल से बात कर रहे हो, तो जाने वाले होते तो अब तक चले गए होते। मैंने उनको उस पर फिर एक डॉक्टर कासिम पीरज़ादा का शेर सुनाया था, तो वो अपनी आजाना जो कोशिश है या मौजूदगी है उसके हवाले से वही अर्ज़ करता हूँ, और उसके साथ ही फिर हम ऑडियंस से भी इजाज़त लेते हैं और आपसे भी इजाज़त लेते हैं फरीद साहब। जी जरूर। वो था कि खुला ये राज कि हम सूरत जहन्नुम हैं, जी। चराग होते तो शब भर में जल गए होते। तो ये जैसे डॉक्टर कासिम पीरज़ादा का बड़ा अपना स्टाइल है, तो लेकिन असल मिसरा जो है वो यही है कि चराग होते तो शब भर में जल गए होते। तो अब अल्लाह ताला ने इसी अगर तरह बिठाए रखा तो हम मुस्तसल मौजूद।
मुस्तनज़र तार साहब ने कहा है ना कि जी क्या खबर कि ये आखिरत हो और हम जहन्नम में हो। ठीक ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमें क्या खबर, बाद पता चले कि ये तो हम पहले से जन्म में है। ये तो पहले से अल्लाह जहन्नुम ताला फजल करे। है। 12 अल्लाह से अच्छी उम्मीदें हैं जी, अल्लाह ताला फजल रखे। लेकिन बात वही है कि जब बैठे हैं तो फिर बैठे हैं, आगे अल्लाह ताला इस दिए को कितना रोशन करना है और कब करना है ये उसको ज़्यादा बेहतर पता है हमें। हाँ जी, बल उम्मीद है हमें, और अल्लाह ताला करे कि यासर साहब की बात पूरी हो, आमीन। उनके मुंह में घी शक्कर। ऐसे ही है। और चलें जनाब, फिर आपके भी मुंह में घी शक्कर, और मैं फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह, थैंक ओके जी, यू। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, आपने हमारे जो दोस्त थे उनका भी फीडबैक सुन लिया, और जो कमेंट्स में आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, हमने मिला जुला वो सारा बयान कर दिया। आपकी दुआएं शामिल हाल रहें, अल्लाह ताला का फ़ज़ल दस्तगीरी फरमाता रहे। तो हम हैं और कोशिश करते हैं कि जो जितनी आवाज़ लग सकती है वहाँ तक तो लगाते चले जाएंगे इंशाल्लाह। दिए का काम है जलते रहना, जलते जलते जल जाना, उसके बाद भी रात रहे तो और किसी के नाम। तो इसी पे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।